हाय गाइस। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट पढ़ाया था और बताया था कि किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डेवलपमेंट 1773 से स्टार्ट होती है और इसे मैंने आपको 1858 तक जितने भी एक्ट्स आए हुए थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया में लाया गया था वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, राइट। अब हम लोग आज दी क्राउन रूल 1858 से 1947 तक किस तरीके से इंडिया एक कॉलोनी में कन्वर्ट हो गया 1858 के एक्ट के बाद और हम ट्रूली एक कॉलोनी बन गए, उसके बाद से हम इन चीज़ों को समझेंगे। ठीक है भाई। हालांकि पिछली क्लास में मैंने आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 भी बता दिया था और जिन लोगों ने इसके पहले का एक्ट नहीं देखा हुआ है तो वो मेरे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर आप पीछे जाकर मेरे चैनल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आज हम लोग फिर से समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 क्या था और किस तरीके से आया। मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से जस्ट पहले एक चार्टर एक्ट आया था 1858 का, यहाँ पर आप देख सकते हैं उसे। ठीक है, यहाँ पे आप उस एक्ट को देख सकते हैं कि चार्टर एक्ट 1853 में आया और हर बार एक एक्ट जो आता था वो 20 सालों के बाद आता था, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था वो जस्ट 5 साल के बाद ही आ गया 1858 में। इसका कारण क्या था, इसको थोड़ा समझते हैं। इसका मेन कारण था कि 1857 में एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट हुआ इंडिया के अंदर और जो डॉक्ट्रिन पॉलिसी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी थी डलहौजी की, जो कि 1858 में यहाँ पे 1848 में डलहौजी ने यहाँ पे लॉन्च की, उसके कारण बहुत सारे स्टेट्स को उसने एनेक्स कर लिया। ठीक है जी, बहुत सारे स्टेट्स उसके कब्जे में चले गए और बहुत सारे स्टेट्स को उसने गलत तरीके से हड़पना शुरू कर दिया, जिसके खिलाफ सारे जो स्टेट्स थे उन सारे राज्यों के राजाओं ने या उनके बचे हुए किसी की बीवी तो किसी के रिलेटिव्स ने मिलकर इस डलहौजी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया या अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, जिसे हम लोग 1857 का रिवॉल्ट कहते हैं। ठीक है भाई, अब ये 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ तो ये इतने बड़े लेवल पे हुआ कि अंग्रेज़ों की जो पूरी की पूरी सत्ता थी उसकी पूरी जड़ हिल गई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी जड़ें हिल गई, इतना बड़ा रिवॉल्ट था ये। ठीक है, पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया के इक्के दुक्के स्टेट, लेकिन लगभग पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया इस रिवॉल्ट में शामिल था। ठीक, अब अंग्रेज़ों को ये समझ में आ गया कि भाई अब इंडियंस को या इंडिया को इतनी आसानी से गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता और इनको हम अपने जो अभी तक जितने लॉज लेकर आ रहे थे, हम थोड़ा बहुत अपनी अपनी फैसिलिटीज़ के हिसाब से कंपनी को रन करने के लिए हम लॉ ला रहे थे, अब कोई ना कोई एक्ट ऐसा लाना पड़ेगा जिससे इंडियंस को भी हम फेवर में ले सकें और उन्हें लगना चाहिए कि ये एक्ट ये उनके लिए है ना कि कंपनी के लिए। तो इसलिए इस एक्ट का नाम रखा गया था एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, इसके पहले के जितने एक्ट थे उनका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद जितने भी एक्ट्स आए सबका नाम था चार्टर एक्ट। तो चार्टर फॉर व्हाट, चार्टर फॉर रूलिंग दी कंपनी, की कंपनी को कैसे रोल आउट किया जाएगा, कंपनी किस तरीके से चलेगी, सारे के सारे एक्ट बेसिकली वहीं तक सीमित थे, बहुत कम ये इंडियन पब्लिक के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई हो रहे थे। क्लियर है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अप्लाई होते थे। लेकिन अब जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को ये समझ में आ गया या ब्रिटेन क्राउन को ये समझ में आ गया कि अब इंडियंस को फेवर में लिए बिना हम शासन नहीं कर सकते, इसलिए एक नया एक्ट आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो चलिए समझते हैं कि क्या था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका जो पहला पॉइंट है, अगर हम इसके पहले पॉइंट की ओर ध्यान से देखें तो इसका जो पहला पॉइंट है वो कहता है इट प्रोवाइडेड दैट इंडिया हैंस फोर्थ वॉज to be governed by and in the name of Her Majesty. It changes the designations of the Governor General of India to that of Viceroy of India. He, Viceroy, was the direct representative of the British Crown in India. Lord Canning thus became the first Viceroy of India. ठीक है भाई, तो आप देख सकते हैं कि इस एक्ट के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि अब इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट चलेगी वो हर मेजेस्टी के नाम से चलेगी। हर मेजेस्टी मतलब ब्रिटेन की जो क्राउन होती थी उसके नाम से अब यहाँ पर शासन चलेगा। वहाँ पर उस वक्त ब्रिटेन में महारानी का शासन था, तो उसके हिसाब से उन्हीं के नाम से अब यहाँ पर शासन चलेगा। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा पोस्ट बनाया गया, उस पोस्ट का नाम रखा गया वायसराय। थोड़ा इस पोस्ट को समझिए, अभी तक इंडिया में ये पोस्ट नहीं थी, तो एक बड़ी पोस्ट बना दी गई। क्या नाम रखा गया इस पोस्ट का? वायसराय। ठीक है भाई, और इंडिया के जो पहले वायसराय बन गए उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। ठीक, इसके पहले लॉर्ड कैनिंग जो थे इंडिया के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे,
ठीक है। इन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पर 1857 का जो रिवॉल्ट था उसे कंट्रोल में किया गया था, उसे दबाया गया था। ठीक है। तो ऑब्वियसली जब ये यहाँ पर वायसराय सॉरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, तो जब ये नया पद आया वायसराय का, तो ये पोस्ट डायरेक्ट कैनिंग साहब को मिल गई, तो कैनिंग अब बन गया वायसराय ऑफ इंडिया। ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट देखिए, इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बाय एबॉलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। देखिए पिट्स इंडिया एक्ट में मैंने आपको बताया था जो 1784 में आया था कि यहाँ पर इंडिया में दो तरीके का बोर्ड बना दिया गया कंपनी के अंदर, एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। एक पॉलिटिकल अफेयर्स देखते थे और एक एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स देखते थे। तो इस तरीके से डबल गवर्नमेंट लगभग इंडिया में चल रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। तो अब उस ईस्ट इंडिया कंपनी में जो डबल गवर्नमेंट थी उसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है भाई। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट कहता है इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया vested with complete authority and control over Indian administration. The Secretary of State was a member of the British cabinet and was responsible ultimately to the British Parliament. अब क्या बताया जा रहा है कि इंडिया में एक नया पोस्ट बनाया गया, एक नई ऑफिस खोली गई, उस ऑफिस का नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और ये वायसराय से भी बड़ी पोस्ट थी। और ये कौन होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा ब्रिटिश कैबिनेट का ये एक हिस्सा होगा, और ये पार्लियामेंट यानी जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके लिए अकाउंटेबल होगा। यानी इंडिया के सारा का सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो होगा ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है भाई। तो इंडिया में अब सबसे बड़ी पोस्ट क्या होगी? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो वायसराय से भी ऊपर का एक पोस्ट था। ठीक, वायसराय नहीं रिपोर्ट करता था, और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है ये ब्रिटेन पार्लियामेंट को रिपोर्ट करते थे इंडियन गवर्नमेंट के बारे में या इंडियन गवर्नेंस के बारे में। ठीक है भाई। फोर्थ पॉइंट है, थोड़ा इसको समझ लीजिए। इट एस्टैब्लिश्ड अ 15 मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट काम कैसे करेंगे? तो इनको एक 15 मेंबर की कमेटी दी गई जिसका नाम रखा गया काउंसिल्स ऑफ इंडिया, जो कि सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के अंडर में काम करेगी। उनके लिए एक एडवाइजरी बॉडी थी ये जो एडवाइस देती थी, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जो भी होंगे वो इस एडवाइजरी बॉडी की यानी इस काउंसिल की एडवाइस को मानने के लिए बाउंड बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक है। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज मेड द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, और डेफिनेटली इस काउंसिल का जो चेयरमैन होगा वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही होगा। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट थोड़ा समझते हैं। इट कॉन्स्टिट्यूटेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज द बॉडी कॉर्पोरेट कैपेबल ऑफ स्यूइंग एंड बीइंग स्यूड इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड। ठीक है भाई। तो ये तो आसान है, आप समझ सकते हैं इसको। अब देखिए 58 के बारे में कुछ और भी बातें बताई गई हैं कि द एक्ट ऑफ 1858 वॉज हाउएवर लार्जली कन्फाइंड टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बाई विच द इंडियन गवर्नमेंट वॉज टू बी supervised and controlled in England. It did not alter in any substantial way the systems of government that prevailed in India. ठीक है। चलिए इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब मैं आपको थोड़े और एक्ट्स आगे बताऊंगा, तो ये पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे। ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 1858 का जो एक्ट था उसके बाद जस्ट 3 साल के बाद एक नया और एक्ट आ गया, उसका नाम रखा गया 1861 का एक्ट। ठीक है भाई। इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। तो अब बैक टू बैक 3 एक्ट आएंगे, उनका नाम रखा जाएगा इंडियन काउंसिल्स एक्ट। एक आएगा 1861 में, फिर इसके बाद आएगा 1892 में, फिर आएगा एक 1909 में। तो थोड़ा हम इनको समझते हैं कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट जो 3 हैं बैक टू बैक, उनके क्या पर्पजेस थे और उनमें क्या क्या चेंजेस किए गए और किस तरीके से ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट के पार्ट बने। ठीक है भाई। तो थोड़ा पहला पॉइंट देखते हैं, काउंसिल्स एक्ट या फीचर्स देखते हैं। फीचर्स ऑफ द एक्ट ऑफ 1861। थोड़ा इसको समझते हैं कि क्या था ये। It made a beginning of representative institutions by associating Indians with the law making process. ठीक है। तो सबसे बड़ी बात तो ये थी कि यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव जो थी, इट मेड अ बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, यानी जो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस था वो इंडिया में धीरे धीरे शुरू हो रही है और लॉ मेकिंग प्रोसेस यहीं से शुरू हो रहा है। ठीक है। इट दस प्रोवाइडेड दैट द वायसराय शुड nominate some Indians as non-official members of his expanded councils. In 1862, Lord Canning and then Viceroy nominated 3 Indians to his legislative council, the Raja of Banaras, the Maharaja of Patiala and Sir Dinkar Rao. थोड़ा समझिए क्या है रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस कैसे बन रहा है कि अब ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे इनकी काउंसिल्स में भी, और जो वायसराय थे इनकी काउंसिल्स में भी अब इंडियंस को भी जगह मिलने लगी। कुछ इंडियंस भी इनके काउंसिल्स के मेंबर बनाए जाने लगे। ठीक है। और वो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर ही वहाँ जाया करते थे, तो इसलिए इसे कहा जा रहा है रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस। तो वायसराय की काउंसिल्स में 3 नए इंडियंस को जगह मिली। उन तीनों इंडियंस का नाम याद रखिएगा। ये पहले ऐसे 3 इंडियंस थे जिन्हें वायसराय की काउंसिल में जगह मिली। एक थे राजा ऑफ बनारस यानी बनारस के राजा, पटियाला के महाराज, और तीसरे थे सर दिनकर राव। तो ठीक है ना भाई, इन तीनों का नाम आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम्स में याद आता है क्वेश्चन। ठीक ना, तो आपको बनना चाहिए। ठीक है भाई।
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका, इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर टू द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी इज दस रिवर्स द सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी दैट स्टार्टेड फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। थोड़ा समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्या बताया जा रहा है कि इस एक्ट के द्वारा अब वापस से इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि 1773 से शुरू होते होते ये सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होते होते लगभग 1833 में पूरी तरह से इंडिया सेंट्रलाइज्ड हो चुका था, सारी की सारी पावर क्राउन के पास जा चुकी थी। और 1858 में तो पूरी तरह से क्राउन का ही हिस्सा बन गया पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का लगभग सारा का सारा काम जो था वो बंद कर दिया गया, ठीक ना, और सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी के तौर पर ही अब इंडिया में काम कर रही थी। तो ये पूरा सेंट्रलाइजेशन था 1858 तक हुआ। लेकिन अब यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो रहा है। कैसे प्रोसेस शुरू हो रहा है कि बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसीज थी उसके जो गवर्नर्स थे उनको वापस से लेजिस्लेटिव पावर दिया जा रहा था, ठीक। तो वापस से अब डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया। बॉम्बे को एक नया लेजिस्लेचर मिल गया, मद्रास को अपना एक नया लेजिस्लेचर मिल गया। इट दस रिवर्स द सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी दैट स्टार्टेड फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एंड रीच्ड एट क्लाइमैक्स अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। मैंने आपको बता ही दिया है कि 1833 तक सेंट्रलाइजेशन लगभग कंप्लीट हो चुका था। अब वापस से 61 से ये डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो रहा है। दिस पॉलिसी ऑफ लेजिस्लेटिव डेवोल्यूशंस रिजल्टेंट in the grant of almost complete internal autonomy to the provinces in 1937। और इस तरीके से ये डिसेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस था ये लगभग कंटिन्यू होता रहा और ये 1937 तक कंटिन्यू चला है, ठीक है। उसके बाद 1935 में एक एक्ट आएगा, वहाँ से फिर ये चीज़ें कुछ चेंज होंगे, हम उसके बारे में बाद में देखेंगे, ठीक है। इट also provided for the establishment of a new legislative councils for Bengal, Northwestern Frontier Province NWFP and the Punjab, which were established in 1862, 1866 and 1897 respectively। अभी तक तो 3 प्रेसिडेंसीज थी, आपको पता ही है, वहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई ही गई थी। अब इसके अलावा कुछ और भी नई लेजिस्लेटिव्स बनाई जा रही हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई जा रही हैं। जैसे एक बंगाल में बना, एक बना नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में NWFP में, ये पंजाब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर का इलाका है ये उस वक्त वहाँ पर एग्जिस्ट करता था, उस वक्त ये इंडिया का पार्ट था, ठीक है भाई। तीसरा बना पंजाब में, और विच वेयर इस्टेब्लिश्ड, ये कंसेक्यूटिव इस्टेब्लिशमेंट है रिस्पेक्टिवली, थोड़ा देखिएगा। 1862 में बंगाल में बना, 1866 में NWFP में बना और 1897 में पंजाब में बन गया, ठीक है। तीसरा देखिए, इट एम्पावर्ड द वायसराय टू मेक द रूल्स एंड ऑर्डर फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शंस ऑफ बिजनेस इन दी काउंसिल्स, ठीक है। वायसराय को और ज़्यादा पावर दिया गया ताकि वो आसानी से अपना काम कर सकें काउंसिल्स के हिसाब से, ठीक है। इट ऑल्सो गेव रिकग्नाइजेशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कैनिंग इन 1859। अंडर दिस a member of the Viceroy's councils was made in charge of one more department of the government and was authorized to issue final orders on behalf of the councils on the matters of the departments. It empowered to the Viceroy to issue ordinance without concurrence of the legislative councils during the emergency. This life of such an ordinance was 6 months. तो अब यहाँ पर जो 5वां पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया जा रहा है कि वायसराय को अब ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति मिल गई। कई बार पूछा जाता है कि भारत में ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति कहाँ से आई है, तो ध्यान रखिएगा, भारत में ऑर्डिनेंस जारी करने की जो शक्ति है वो 1861 के एक्ट से आई है। पहली बार ये ऑर्डिनेंस वायसराय को ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति मिली थी और आज की डेट में ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति हमारे राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है भाई। बन जाएगा इतना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ द एक्ट ऑफ 1892। अब थोड़ा देखिए फीचर्स ऑफ द एक्ट ऑफ 1892 क्या है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी इन देम, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि धीरे धीरे अंग्रेज भारतीयों को फेवर में लेने के लिए कोशिश कर रहे थे, इसलिए धीरे धीरे वो अपने काउंसिल्स में इंडियंस मेंबर्स का नंबर बढ़ाते जा रहे थे। लेकिन उन्होंने अभी भी इंडियंस नंबर्स को मेजोरिटी में नहीं लाया, अभी भी अंग्रेजों की संख्या वहाँ ज़्यादा ही होती थी, इसलिए इंडियंस को नंबर तो ज़रूर बढ़ा देते थे, लेकिन वो जाने के बाद भी वो कुछ खास लेजिस्लेशन में फ़र्क नहीं डाल पाते थे। अंग्रेज जो कानून है वो अपने हिसाब से बनाया करते थे और उन्हीं को हमेशा फ़ायदा होता था, ठीक है। तो इसे भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट थोड़ा समझते हैं। इट इंक्रीजेज द फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड गेव देम द पावर
ऑफ डिस्कसिंग द बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव्स। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब इंडियन मेंबर्स थे, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के जो मेंबर्स होते थे, वो बजट पर आप क्वेश्चंस पूछ सकते थे, है ना, और डिस्कस कर सकते थे। ये अधिकार उन्हें दे दिया गया। इसके पहले उनके पास बजट पर क्वेश्चन करने या किसी भी तरीके का डिस्कस करने का कोई अधिकार नहीं होता था, ठीक है। तीसरा पॉइंट थोड़ा समझिए। तीसरा पॉइंट बोल रहा है इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशंस ऑफ सम नॉन ऑफिशियल्स मेंबर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द वायसराय ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एंड बी that of the provincial legislative councils by the governors on the recommendations of the districts board, municipalities, universities, trade association, जमींदार एंड चैम्बर्स, ठीक है। यानी ये जितने सेक्शंस बताए गए हैं, इन सारे सेक्शन से अब कुछ लोग वायसराय के काउंसिल्स के मेंबर बनेंगे, ठीक है। तो उनको नॉन ऑफिशियल मेंबर माना जा रहा था और यहाँ से उनकी नियुक्ति की जा रही थी। तो ये कुछ नई सेटअप्स थी, ये कुछ नई चीज़ें थी जो कि 1892 में कुछ हुई। यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को कवर करने की कोशिश की गई, ताकि वायसराय के काउंसिल्स में लोग जाएँ और हर तरह के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव यदि वायसराय के काउंसिल्स में होंगे तो किसी भी तरीके की दूसरी म्यूटनी जो 1857 में हुई थी, उस तरह की कोई घटना या कोई उस तरह की कोई म्यूटनी दोबारा ना हो पाए, उसके लिए ये व्यवस्था अंग्रेज कर रहे थे, ठीक है। थोड़ी देखते हैं इस एक्ट का जो आउटपुट है वो क्या मिलता है अपने को। द एक्ट मेड अ लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजंस फॉर द यूज ऑफ इलेक्शंस इन फिलिंग अप सम ऑफ द नॉन ऑफिशियल सीट्स बोथ इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। द वर्ड इलेक्शन वॉज हाउएवर नॉट यूज्ड इन द एक्ट। द प्रोसेस वॉज डिस्क्राइब्ड एज नॉमिनेशन मेड फॉर द रिकमेंडेशंस ऑफ सर्टेन बॉडीज, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक तरह से अप्रत्यक्ष इलेक्शन इंडिया में शुरू हो गया, इनडायरेक्ट इलेक्शन। हालांकि हम इसको इलेक्शन वर्ड नहीं, यहाँ पर इस एक्ट के अंदर इलेक्शन वर्ड यूज़ नहीं किया गया, उनके लिए रिकमेंडेशंस वर्ड ही यूज़ किया गया है, लेकिन हम इसे देख सकते हैं कि ये एक तरह से इनडायरेक्ट इलेक्शंस का ही प्रोसेस था। तो इंडिया में एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की शुरुआत 1861 से आप मान सकते हैं, और उसके बाद आप मान सकते हैं कि इलेक्शन की शुरुआत जो है वो 1892 के एक्ट से हो रही थी, ठीक है। ये दो क्वेश्चन अक्सर आता है कि इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की शुरुआत कब से हुई, तो आप कह सकते हैं 1861 से हुई, और इलेक्शन का प्रोसेस कब से शुरू हुआ, तो आप कह सकते हैं 1892 से हुआ। हालांकि इलेक्शंस होते नहीं थे, वो रिकमेंडेशंस ही होता था, लेकिन एक तरह से आप उसे इनडायरेक्ट इलेक्शंस मान सकते हैं, ठीक है, उसकी शुरुआत मान सकते हैं। इसके बाद जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक्ट आया, उस एक्ट को हम समझेंगे, जिस एक्ट का नाम था 1909 का एक्ट, ठीक है भाई। तो थोड़ा समझते हैं कि 1909 का जो एक्ट था उसके बारे में हमें क्या क्या चीज़ें जाननी है। तो पहले तो अभी से समझ लो कि उस वक्त इस एक्ट को उस समय मॉर्ले यानी लॉर्ड मॉर्ले जो थे वो हमारे देश के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, जबकि मिंटो जो थे वो हमारे देश के वायसराय थे। तो उन दोनों के ही एरा में ये एक्ट आया, तो इसलिए इस एक्ट का नाम रखा गया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। फिर से मैं आपको बता दूं कि लॉर्ड मॉर्ले वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड लॉर्ड मिंटो वॉज द देन वायसराय ऑफ इंडिया। तो इन दोनों सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वायसराय के समय में ये एक्ट आया, इसलिए इसका नाम है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, और इस एक्ट का नाम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से इसे इंट्रोड्यूस किया गया। थोड़ा समझते हैं कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो 1909 में आई थी वो क्या थी, और एग्जाम्स के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन से बनते हैं। थोड़ा देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है इट कंसिडरेबली इंक्रीज द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का नंबर बढ़ा दिया गया, ठीक है। और क्यों बढ़ाया जा रहा है मैं आपको बता ही रहा था कि इंडियंस को संतुष्ट करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को उसमें जगह देने के लिए काउंसिल्स का नंबर लगातार बढ़ा रहे थे, ताकि हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर क्लास के लोग इंडिया के उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन रख सकें, ताकि अंग्रेजों को ये ना लगे कि कोई एक क्लास डिप्राइव हो रहा है और आगे चल के वो किसी भी तरीके का कोई रिवोल्ट कर दे, या किसी भी तरीके का कोई प्रोवोकेशंस के कारण वहाँ के लोगों में कोई दंगा या विद्रोह या सरकार के खिलाफ युद्ध ना छेड़ दे। इसलिए अंग्रेज लगातार रिप्रेजेंटेशंस इंडियंस का बढ़ाते जा रहे थे, ठीक है। तो इसलिए साइज बढ़ा दिया गया। द नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वाज रेज्ड फ्रॉम 16 to 60। तो थोड़ा देखिए कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में पहले 16 इंडियंस होते थे, अब इसके बाद कितने होने लगे, 60 होने लगे, ठीक ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसको कहाँ से कहाँ तक बढ़ा दिया गया, 16 से 60 कर दिया गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इंडियन मेंबर्स का नंबर, ठीक है भाई। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन दी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वाज नॉट यूनिफॉर्म, और जो प्रोविंशियल काउंसिल्स थे वहाँ पर अलग अलग संख्याएं थी, इसलिए उसको हम लोग याद नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ राज्य, कुछ प्रोविंसेस छोटे थे, कुछ प्रोविंसेस बड़े थे, तो उसके हिसाब से उनका जो नंबर्स था वो अलग अलग था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर पे दूसरा पॉइंट कहता है कि इट रिटेन्ड ऑफिशियल मेजोरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बट अलाउड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इट रिटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी वहाँ पे
ऑफिशियल मेजोरिटी दे दी गई, ठीक है ना, बट अलाउड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी, ठीक है, फिर से एक बार, इट रिटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे वहाँ पे अभी भी अंग्रेजों के नंबर्स ज़्यादा थे और इंडियंस के नंबर कम थे, लेकिन जो प्रोविंशियल काउंसिल्स थी, प्रोविंशियल काउंसिल्स में नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी इंडियंस को दे दी गई, ठीक है, यानी इंडियंस का नंबर ज़्यादा होने लगा और जो अंग्रेज थे उनका नंबर कम होने लगा, ठीक है। तो इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि अभी भी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में इंडियंस माइनॉरिटी में है, जबकि अंग्रेज जो है वो मेजोरिटी में है, और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है वहाँ पर इंडियंस की मेजोरिटी दी जा रही है, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, इट एनलार्ज द deliberative functions of the legislative councils at both the levels. For example, members were allowed to ask supplementary questions, more resolutions for the budget and so on. और अब इंडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार भी दिया जा रहा था, यानी अब वो बजट के ऊपर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते थे, है ना, ज़्यादा बातें कर सकते थे, सवाल पूछ सकते थे, तो ये थोड़ा सा पावर उनको दिया गया इंडियन मेंबर्स को, ठीक है भाई। फोर्थ पॉइंट में थोड़ा समझते हैं, इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एसोसिएशंस ऑफ इंडियंस with the executive councils of the Viceroy and Governor, Satyendra Prasad Sinha became the first Indian to join the Viceroy's executive councils. अब जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स थी इसमें पहली बार इंडियंस को रखा जाना शुरू किया गया। देखो अभी तक इसके पहले वायसराय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इंडियंस को मेंबर बनाया जा रहा था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इंडियंस को मेंबर बनाया जा रहा था, अभी तक एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में इंडियन को मेंबर नहीं बनाया गया। पहली बार किसी इंडियन को एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में मेंबर बनाया जा रहा है, और वो जो व्यक्ति हैं जिन्हें पहली बार वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स का मेंबर बनाया गया उनका नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है भाई। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के मेंबर बने और ये फर्स्ट इंडियंस थे जो वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के मेंबर बन पाए थे, ठीक ना। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, बिकेम द इंडियन टू ज्वाइन द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स, ही वाज अपॉइंटेड एज द लॉ मेंबर, और इनको किस पोर्टफोलियो के हिसाब से रखा गया था, एज ए लॉ मेंबर, ठीक है, कानून के जानकार थे ये, इसलिए इनको रखा गया था, ठीक। इट इंट्रोड्यूसेज ए सिस्टम, फिफ्थ पॉइंट, इट इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और 90% क्वेश्चंस जो 1909 के एक्ट को लेकर किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है वो इसका 5वां पॉइंट है, इसे आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। 5 पॉइंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करके आप याद रखिएगा। वैसे तो सारे पॉइंट्स इसके इंपॉर्टेंट है ही हैं, बट जो 5वां पॉइंट है उससे बहुत ज़्यादा फोकस करके क्वेश्चंस बनते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा 5वें पॉइंट के ऊपर। मैं 5वां पॉइंट आपको बताता हूँ। 5वां पॉइंट कहता है कि इट इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द मुस्लिम बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। अब ये क्या था सेपरेट इलेक्टोरेट, और ये क्या था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। तो देखो अब इंडिया के अंदर इलेक्शंस शुरू होने लगे थे, ठीक ना, अब इंडिया के अंदर इलेक्शंस होने लगे थे, और इलेक्शंस के लिए मुस्लिमों को कुछ सीटें रिजर्व कर दी गई कि यहाँ से सिर्फ मुस्लिम लोग ही चुनाव लड़ेंगे, और उसी में मतलब इस तरीके से रिजर्वेशन किया गया था कि वोट डालने का भी अधिकार उस एरिया में सिर्फ मुस्लिम्स को ही होगा, और जो चुनाव लड़ेगा व्यक्ति वो भी सिर्फ मुस्लिम्स ही होगा, ठीक ना। तो इसको हम लोग कहते हैं कम्युनल रिप्रेजेंटेशंस फॉर द मुस्लिम्स, ठीक है। और यहीं से इंडिया में जो था हिंदू मुस्लिम जो सेपरेशंस है वो यहाँ से मान सकते हैं कि कम्युनल जो राइट्स है या कम्युनल जो हेटरेट है ये सब ये 1909 के एक्ट से ही स्टार्ट हुआ, ठीक है, आप ये मान सकते हैं। और अंग्रेज़ों ने सिर्फ हिंदू और मुसलमानों को बांटने के लिए ही इस तरह की व्यवस्था की थी, और उसमें वो पूरी तरह से कामयाब भी रहे। और आज भी देखिए कि आज भी जो चुनाव हो रहा है इंडियन गवर्नमेंट को आप देख लो, या आज की जो पार्टियां हैं उसको आप देख लो, तो सिर्फ चुनाव में मुद्दा जो होता है हिंदू और मुसलमान ही हो रहा है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से की हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 1909 के एक्ट से, जो अंग्रेजों ने शुरू किया था। आज तक 100 साल बीत चुके हैं इस एक्ट के बाद, और लगभग 110-112 सालों के बाद भी हम उस हेटरेट से बाहर नहीं निकल पाए हैं, ठीक है भाई। चलिए घर आगे बढ़ते हैं। अंडर द मुस्लिम्स मेंबर्स वेर टू बी इलेक्टेड ओनली बाई मुस्लिम्स वोटर, दस द एक्ट legalized communalism and the Lord Minto came to be known as the father of communal electorate। तो लॉर्ड मिंटो को हम फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कह सकते हैं, क्योंकि पहली बार मुस्लिमों को सीट रिजर्व कर दी गई और वहाँ से सिर्फ मुस्लिम ही इलेक्ट होंगे और मुस्लिम ही वहाँ पर वोट करेंगे। ये सारे के सारे अधिकार 1909 में दे दिए गए, ठीक है, क्लियर है ना। 6 पॉइंट कहता है कि इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेशंस फॉर प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशंस, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड जमींदार, ठीक है। यहाँ पर भी इन लोगों ने सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। थोड़ा इसको समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 क्या है।
और ये कब आया और किस फेज़ में इसकी मतलब ये इंट्रोड्यूस हुआ, उस समय की कंडीशंस क्या थी, थोड़ा उसको समझते हैं। ठीक है, अब गांधी एरा आ चुका है, कांग्रेस काफ़ी मजबूत हो चुकी है। ठीक है, कांग्रेस को लोग लगातार अलग अलग जगहों पे अपनी रिप्रेजेंटेशंस की मांग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा राइट्स की मांग कर रहे हैं, सिविल राइट्स की मांग कर रहे हैं। ठीक ना, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको और उसके हिसाब से 1909 के एक्ट को पढ़ना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1909 का जो एक्ट था ये 1917 में ही इसकी 1917 में ही ये अनाउंस कर किया जा चुका था, जबकि इसे आना था 1909 में। क्यों कर दिया गया था? क्योंकि 1916 में होम रूल मूवमेंट एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था और होम रूल मूवमेंट में ये मांग की गई थी कि अब जो कानून है वो ब्रिटेन से बनकर ना आए, बल्कि हमें ही अधिकार दे दो कि हम अपना कानून खुद बना सकें। आप हमारे ऊपर रूल करते रहो, बाकी सारा मिलिट्री अफेयर्स, रेवेन्यू अफेयर्स, एडमिनिस्ट्रेशन सब आप संभालना, लेकिन जो लॉ बन रहा है वो लॉ हम खुद बनाएंगे, हमें वो अधिकार दे दो, जिसे होम रूल मोमेंट कहते हैं। ठीक ना, और ये काफ़ी पीक पर पहुंचा है 16 के लास्ट में या 17 तक ये काफ़ी पीक पर पहुंच चुका था ये आंदोलन। एनी बेसेंट ने मद्रास में इसे स्टार्ट किया था, बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में इसे स्टार्ट किया था और ये काफ़ी हद तक नेशन वाइड स्प्रेड आउट हो रहा था। ठीक है, तो अंग्रेजों ने इस मूवमेंट को दबाने के लिए, ताकि ये मूवमेंट कोई बहुत बड़ा आंदोलन ना खड़ा कर दे, कोई बहुत बड़ा रूप ना ले ले, तो इसलिए अंग्रेजों ने जल्दबाजी में 1917 में ही जो नया एक्ट आना था उसकी अनाउंसमेंट कर दी। हालांकि वो आना था 1919 में, बट अनाउंसमेंट 1917 में ही हो गई। तो थोड़ा समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में क्या क्या बातें बताई गई थी। ठीक है भाई, और मैंने आपको बताया कि इस एक्ट के द्वारा गवर्नमेंट खुद को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के रूप में पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही है। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो खुद को एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि होम रूल मूवमेंट काफ़ी पीक था और काफ़ी पीक पर ही आ चुका था। ठीक ना, तो उसके प्रेशर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस एक्ट के द्वारा खुद को एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश की। थोड़ा देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इस वक्त जो 1919 में जो एक्ट आया था उस वक्त जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनका नाम था मॉन्टेग्यू। ठीक है, और जो वायसराय थे उनका नाम था चेम्सफोर्ड। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ये दोनों एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे और एक थे वायसराय। तो इन दोनों के नाम पर ही इस एक्ट को बोला जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो थोड़ा इसको भी याद रखेंगे कि इसे क्या कहा जाता है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है। ठीक, इसमें क्या क्या बातें थी, इसका पहला पॉइंट क्या है? तो इसका पहला पॉइंट है इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस बाय डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या हो रहा है अभी तक? अब यहाँ से सब्जेक्ट्स का बंटवारा कर दिया गया। ठीक ना, यानी कुछ विषय ऐसे थे जिस पर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पास था और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिन पर कानून बनाने का अधिकार अब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली को दे दिया गया। तो सब्जेक्ट जब डिवाइड कर दिया गया तो डेफिनेटली जो सब्जेक्ट्स प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है उस पर वही कानून बनाएंगे, वही उसे अपने अपने एरिया में लागू करेंगे, और जो सब्जेक्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में है उस पर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का था, वही इस पर कानून बनाएंगे और उसके हिसाब से उसे लागू करेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पर सब्जेक्ट्स का क्या कर दिया गया, सेपरेशन कर दिया गया। तो थोड़ा इस पॉइंट को याद रखेंगे। इसके बाद आगे क्या बताया जा रहा है, थोड़ा देखिए। द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वे अथोराइज टू मेक लॉ ऑन देयर रेस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, हाउएवर द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी सेंट्रलाइज्ड एंड यूनिटरी। तो इसे थोड़ा ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट्स का तो बंटवारा कर दिया गया, लेकिन जो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट था ये अभी भी सेंट्रलाइज्ड ही था, है ना, और यूनिटरी ही था, यानी एकात्मक ही था। दूसरा पॉइंट थोड़ा देखिए। इट फर्दर डिवाइडेड प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू टू पार्ट्स। अभी जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे, यानी जो राज्यों को जो अधिकार दिए गए, प्रोविंसेस को जो अधिकार दिए गए थे, जिस पर कानून बनाने का अधिकार से प्रोविंसेस को था, उन सब्जेक्ट्स को भी दो भागों में बांट दिया गया। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और अक्सर इससे क्वेश्चंस बनते हैं और मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर के बाद कि किस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे। पहले आप इस पॉइंट को समझ लीजिए। तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को भी दो भागों में बांट दिया गया। कुछ सब्जेक्ट को कहा गया उसमें से ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स वेयर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर with the aid of ministers to be legislative councils, and the reserved subjects on the other hand were to be administered by the governor and his executive councils without being responsible for the legislative council। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसका क्या मतलब है। तो जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे जिन पर कानून बनाने का अधिकार प्रोविंसेस को दिया गया था उसको दो भागों में बांट दिया गया। एक रखा गया ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर और गवर्नर की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स थी, सॉरी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी, ठीक है, उसको ये अधिकार दिया गया, वो उसके लिए कानून बनाएगी, वो उसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट पे लेजिस्लेटिव काउंसिल विथ गवर्नर, और जो रिजर्व सब्जेक्ट थे उसमें
एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स विद गवर्नर की पूरी जिम्मेदारी दे दी गई। ठीक है, तो रिजर्व सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास था? हेलो,